Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, first of all, you are most welcome at my YouTube channel which name is Expert Education by AK Singh. Dear students, today I am going to teach you next part of narration. Dear students, before it I had taught you the indirect narration, how we make the indirect narration of assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and today I am going to teach you the rule of optative sentence. अर्थात आज हम आपको पढ़ाएंगे इच्छाबोधक वाक्यों का नियम कि अगर इच्छाबोधक वाक्य हो तो इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं. ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, अगर फर्स्ट बार हमारे चैनल पर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएं. लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने माइंड को पूरी तरह से कंसंट्रेट, अपने माइंड को एकदम स्थिर और टोटल वीडियो देखने के बाद ही कुछ एक्स्ट्रा वर्क कीजिएगा. और अगर आपके लिए और अच्छा होगा कि अपने पास कॉपी और कलम ले करके बैठिए. अगर पॉजिटिव माइंड से और खुले दिमाग से अगर पढ़ाई कीजिएगा तो वाकई आपको एक एक बात आईना की तरह दिखाई देगा. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते. ऊपर लिखा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा. ऑप्टेटिव सेंटेंस से अभिशाप, अंग्रेजी में बोले तो कर्स, आशीर्वाद अंग्रेजी में बोले तो ब्लेस, प्रार्थना अंग्रेजी में बोले तो प्रे, और इच्छा जिसे बोलते इच्छा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, आशीर्वाद भी है और इच्छा भी है, तो इसका अंग्रेजी होता है विश. अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस से ऐसे ऐसे अर्थ का अभिव्यक्त होता है, ऐसे ऐसे अर्थ का बोध होता है. तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाने का नियम. अगर ऐसा वाक्य, अगर रिपोर्टेड स्पीच से अगर ऐसे वाक्यों का, ऐसे सेंस का अगर सेंटेंस दिया गया हो तो उसका हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे. तो पूरी तरह समझ लीजिए कि ऐसे सेंटेंस आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में. और ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छाबोधक वाक्य, उसमें ब्लेस होता ही होता है, प्रार्थना प्रे होता ही होता है, विश होता ही होता है, या फिर कर्स होना ही है उसको. तो ऐसे सेंस रहेगा तो हम नरेशन कैसे बनाएंगे. ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, आप सेड से पूरी तरह से परिचित हो चुके हैं. जैसे यहां पर हमने लिखा दे सेड या ही सेड, आप सेड से पूरी तरह से परिचित हो चुके होंगे. सेड का 3 फॉर्म होता है, से होता है, सेज होता है और सेड होता है. 90% सेड का सहारा लिया जाता है, V2 का सहारा लिया जाता है, इसलिए हमने सेड को ही लिया. तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार, मतलब कि सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए ये आता है कि हम सेड को किस में कन्वर्ट करें, हम सेड के लिए क्या लिखें. तो क्या सेड के लिए हम आस्क लिखेंगे, सेड के लिए हम टोल्ड लिखेंगे, सेड के लिए हम ऑर्डर लिखेंगे? नहीं, गलत हो जाएगा. क्योंकि अब हम लोग एंट्री मार चुके हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में. देखिए भाई, कब क्या करना है ये पता है. जैसे आप रोड पर से निकलते हैं तो सुबह सुबह कहीं ऐसा देखे हैं कि वहां पर क्या फुचकी बेचा रहा है, ऐसा देखे वहां पर फुल्की या चाट समोसा बेचा रहा है सुबह से, ऐसा कहीं देखे दुकान पर? नहीं. क्या देखते हैं? चाय मिल रहा है, कहीं मिल्क दूध मिल रहा है, कहीं जूस मिल रहा है. क्यों? वो सब सुबह के फूड है. तो कहने का मतलब हर कुछ का एक टाइम, एक सिस्टम होता है. तो आप आस्क को, टोल्ड को अपना मन का चाहे इच्छा की आवाज़ नहीं लिख सकते हैं. आप मॉर्निंग टाइम जैसे होता है वैसे ये ऑप्टेटिव का टाइम है. अब मेरा टाइम है किसका? ऑप्टेटिव का. भाई अब ये ऑप्टेटिव का सेंटेंस है तो इसको बनाने के लिए तुमको मेरा नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा. अगर नहीं करोगे तो यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो. तो ये बोलता है कि जैसा हमारा अर्थ निकलेगा उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को
हम कहीं कर्स लिखेंगे कब, जब अभिशाप का अर्थ होगा तब। हम ब्लेस लिखेंगे कब, जब आशीर्वाद का अर्थ होगा तब। हम प्रेड प्रार्थना लिखेंगे कब, जब किसी से प्रेयर किया गया हो, ओ गॉड प्रार्थना किया गया हो। या हम विश लिखेंगे कब, जब इच्छा या कामना को अभिव्यक्त किया गया है। तो ये रूल नंबर 1 ये बोलता है कि हम सबसे पहले की ही तरह स्थिति के अनुसार सेड को कर्स में, प्रेड में, विश में या ब्लेस्ड में बदल लेते हैं। सेड V2 है, इसलिए हर मुख्य क्रिया के अंत में ईडी का प्रयोग करना पड़ जाता है। तो बोलिए ये था रूल नंबर 1, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इन्वर्टेड कोमा की ओर। जिसे इन्वर्टेड कोमा ये कब इसका प्रयोग किया गया है, तो हम लोग पढ़े हैं कि कहीं हम लोग इन्वर्टेड कोमा के लिए टू लगाते हैं, कहीं इफ या वेदर लगाते हैं, तो कहीं प्रश्नवाचक के शब्द को लिख देते हैं। जैसे वाट है तो वाटे लिख देते हैं, तो कहीं टू लगा देते हैं। लेकिन यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, तो इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अर्थात अगर एग्जाम्पल देखें, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। सेंटेंस दिया गया, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा तुम्हारी आयु लंबी हो। तो रूल नंबर एक ये बोल रहा है, यहां पर यू है तो हम अपने से यहां पर मी इमेजिन कर लेंगे, मान लेंगे। अर्थात जब हम इसको बनाएंगे तो हो जाएगा ही ब्लेस्ड मी, या यहां पर हम विश्ड भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ये सेड V2 है, हमने ब्लेस्ड या विश्ड V2 का सहारा लिया। तो ही ब्लेस्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो दैट का। अब ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। बोलिए रूल नंबर 2, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? वेरी नाइस। आगे देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि दिए गए ऑप्टेटिव सेंटेंस को, अर्थात कौन सा सेंटेंस दिया गया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो दिए गए ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल दिया जाता है, स्वीकारात्मक वाक्य में बदल दिया जाता है। अर्थात सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया में हो तो माइट का प्रयोग किया जाता है पूर्व नियमानुसार। जो पहले का नियम चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ केस, ये सब जो है उसको हम फॉलो करेंगे, उसमें कोई रोक टोक करने की जरूरत नहीं है। तो आगे देखते हैं हम क्या प्रयोग करें। ही ब्लेस्ड मी दैट, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम तुरंत कर्ता का प्रयोग करेंगे क्योंकि असर्टिव में बदलेंगे, और कोई भी असर्टिव सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। कोई भी असर्टिव किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से। तो हम सब्जेक्ट यू है, यहां पर क्या लिखेंगे, यू। लेकिन क्या सही है, ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि हम रूल को फॉलो करेंगे। सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा है मी, तो क्या मी लिखेंगे, ये भी पूरी तरह से क्या है, गलत है। मी भी क्या है, गलत है। तो अरे सर यू होकबे नहीं करेगा, मी होकबे नहीं करेगा, तो क्या होगा, तो ये यू यहां पर करता है, सब्जेक्टिव केस है, इसलिए हम मी का सब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, आई। इसलिए आई सही है। क्या सही है, आई। अब यहां पर था मे, तो हम कर देंगे आई माइट। उसके बाद जो जैसे है वैसे, आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। अर्थात अगर इसको सही रूप से देखा जाए, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग।
इसके बाद लास्ट में ये है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जैसे रूल नंबर 4 बोलता है कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो विस्मयादि बोधक का जो नोट जो चिन्ह लिखा जाता है उसको फुल स्टॉप में बदल दिया जाता है। अर्थात जो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है उसको हम बदल देंगे, किसमें बदल देंगे? फुल स्टॉप। और ध्यान से देखिए, आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन के ओके तैयार हो चुका है। बोलिए, आसान है कि नहीं है? थोड़ा सा प्रॉब्लम है? थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पर। जैसे नीचे एग्जांपल दिया है, ही सेड हर मे यू डाई, ही सेड हर मे यू डाई। यहां पर डाई में, हाँ एक बात, अर्थ आपको निकालना पड़ेगा। अगर अर्थ निकालने में अगर आप असमर्थ हैं तो आपसे प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको डाई के बारे में पता नहीं है तो कैसे होगा? होगा नहीं, गलत हो जाएगा। और देखिए, आप लोग एक काम, आप लोग घर पर पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से नहीं पढ़ते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर बोल दे कि नहीं सर हम पर डे एक रूटीन की तरह 10-15 मीनिंग याद करते हैं, कोई बोल दे तो कहां से भाई आपका अंग्रेजी बेहतर होगा? क्योंकि इंग्लिश के लिए 3 तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ग्रामर पर कवर, पूरा नॉलेज, ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है, बड़ा बड़ा अनुवाद, और मीनिंग कितना हो मीनिंग हो आप बता सकें। तो वो होता है कब? एक दिन में नहीं होता है। आपको रोज पर डे 8 को 10 को मीनिंग याद करना पड़ेगा। मीनिंग का क्या यूज होता है थोड़ा सा देखिए, आपको हम बता देते हैं। सपोज दैट आप एग्जाम दे रहे हैं, सपोज दैट आप कल्पना कीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आप महात्मा गांधी पर निबंध लिख रहे हैं, और आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक सेंटेंस आता है कि यार लिखिए महात्मा गांधी एक अच्छे व्यक्ति थे, महात्मा गांधी एक अच्छे व्यक्ति थे, इसका हम अंग्रेजी लिखे। तो आप लिख रहे हैं महात्मा गांधी वाज खाली स्थान मैन। अब बाय द वे भाई किसी के साथ हो सकता है आप अच्छा अंग्रेजी भुला गए, क्या होगा? भूल गए। तो एग्जाम हम क्या करते हैं, बगल वाला के साथ, भाई तेरे से बताओ ना अच्छा अंग्रेजी क्या होगा, हमको नहीं पता है, और आप हैं शेर अंग्रेजी में, आऊ है सावा शेर। तो क्या बोलता है, अरे यार अच्छा का अंग्रेजी बैड होता है, अच्छा का अंग्रेजी क्या होता है? बैड होता है। अर्थात अरे यार बहुत 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 तुमको बड़ी बड़ी धन्यवाद हमारा हेल्प करने के लिए। अर्थात महात्मा गांधी वाज ए बैड मैन। आप बहुत खुश हो गए, हम क्या सेंटेंस बनाए हैं, लेकिन इसका अर्थ रियली में एक बार निकाल करके देखिए कि आप बनाने वो क्या और बना दिए हैं क्या। एक अच्छे इंसान को बुरा इंसान डाल दिए हैं। तो आपने कहां पर गलती किया? तो आपका वर्ड वोकैब जो था वो कमजोर था, आपका मीनिंग वर्ड कमजोर था, और एक छोटा सा वर्ड आपके अर्थ को डैमेज कर दिया। इसलिए हम भाई चाहेंगे कि आप लोग पर डे 8-10 जितना ही आपसे सब पड़े मीनिंग याद कीजिए, छोटा छोटा बड़ा बड़ा छोटा बड़ा जैसा भी हो, हर तरह का मीनिंग याद कीजिए, और पर डे घर पर अंग्रेजी का रीडिंग लगाया कीजिए। भाई इंग्लिश, अगर आज आप इंग्लिश खुलकर मन से पढ़ लेंगे तो अंग्रेजी आपको हमेशा साथ देने वाला है। एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट भी है। तो आप यहां पर मिसिंग कर रहे थे, हम वही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप सही से अर्थ नहीं निकाल पाएंगे तो यकीनन आपको ये वर्ड सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगा। ब्लेस होगा कि कर्स होगा कि विश होगा कि प्रे होगा, यू आर इन डाउट। तो इसके लिए आपको कंप्लीट अर्थ निकालना पड़ेगा। जैसे यहां पर दिया गया, ही सेड हर, उसने उससे कहा कि मे यू डाई, तुम्हारी मृत्यु हो जाए, श्राप दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए हम कर्स का सहारा लेंगे। ही कर्स्ड हर, ही कर्स्ड हर, उसने उसको अभिशाप दिया, दैट की सी माइट डाई, उसकी मृत्यु हो जाए। तो आपको अभिशाप के लिए कर्स्ड का प्रयोग किया गया। तो हमने आपको यही बताया कि आपको जो भी इसमें कुछ सीखना है इसके लिए सीखना है कि हम यहाँ पर कब ब्लेस्ड करेंगे, कब कर्स्ड करेंगे, कब विश्ड करेंगे। तो ये डिपेंड करता है इस सेंस पर, इस सेंस पर। जैसे अगर दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा,
हम सेंटेंस लिख रहे हैं ही सेड टू मी, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। तो यहां पर आपको आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए हम कर देंगे ही ब्लेस्ड मी दैट, ही ब्लेस्ड मी दैट। अब बोले सर यहां पर करता, व्हाट इज द सब्जेक्ट, तो करता है गॉड। करता क्या है? गॉड, और हम करता ले लेंगे गॉड। गॉड माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। बोलिए कोई दिक्कत? कितना इजी है, आप बताइए इजी है कि नहीं है? तो ये हुआ इंपेरेटिव का एक स्टेप। दूसरा स्टेप यहां पर मैंने नोट में लिखा है, यदि ऑपरेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग नहीं हो, जैसे यहां से मे गायब कर दिया गया, तो अब कंफ्यूजन में, अरे सर मे तो उड़ गया, खत्म हो गया, चला गया दूसरे दुनिया में, का समाप्त हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मे होता है लेकिन छिपा होता है। तो ये बोल रहा है कि यदि ऑपरेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग नहीं हो तो उसके लिए माइट जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, दे सेड, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दे सेड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। अब यहां पर तो कुछ मे वगैरह नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम वही काम करेंगे, ये विश, इच्छा अभिव्यक्त कर रहा है, बीच में कहीं योर यू नहीं है, तो हम बना देंगे दे विश्ड दैट, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट। दे विश्ड दैट। उसके बाद सेंटेंस है कि लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो हम बना देंगे, क्या बना देंगे? देयर फ्रेंडशिप। यहां पर आपका वर्ड जो है इस पर डिपेंड करेगा, ठीक? तो यहां पर आवर फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, और दे का हो जाएगा देयर फ्रेंडशिप। आवर फ्रेंडशिप का हो जाएगा देयर फ्रेंडशिप। सहायक क्रिया मे का हो जाएगा, इसमें मे छिपा हुआ है, हम लगा देंगे आवर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। बोलिए, अब बोलिए कोई दिक्कत है? अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर बीच में शुरुआत में मे का प्रयोग नहीं किया गया है, तो जब हम नरेशन बनाएंगे तो ऑपरेटिव के सेंटेंस में अपने ओर से भी माइट का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। अर्थात दे सेड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो दे विश दैट द फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। या अगर दिया गया हो गॉड ब्लेस यू, खाली अगर इतना ही दिया गया हो गॉड ब्लेस यू, और लास्ट में जो ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है इसको फुल स्टॉप में बदल देना। अगर ये दिया गया हो गॉड ब्लेस यू, तो हम लिख देंगे गॉड माइट ब्लेस। अब ये जो बदलना होगा बदलेंगे, गॉड माइट ब्लेस यू। अगर मी होगा तो मी, हिम होगा तो हिम। तो बोलिए, अगर ऐसा सेंटेंस ऑपरेटिव में दिया गया जिसमें पहले से मे का प्रयोग न किया गया हो, तो उसका बन जाएगा एनी डाउट? तो ये दो तरह का ऑपरेटिव मिलता है। मेन तो यही है जो हमने ऊपर बताया, मे यू लिव लॉन्ग, यू माइट लिव लॉन्ग, मतलब उस तरह का सेंटेंस। खुशी का भाव मतलब कि आशीर्वाद रहेगा तो ब्लेस, अभिशाप होगा तो कर्स, इच्छा या कामना होगा तो विश, और अगर कोई प्रेयर किया गया हो, गॉड की प्रार्थना किया गया हो, तो प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको प्रे ना समझ में आए तो ब्लेस या विश का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी एक भी चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक?
अपने इच्छा, जैसे कि विश यू ए हैप्पी जर्नी, विश यू ए हैप्पी जर्नी, यहाँ पर विशिंग का सहारा लिया गया है, हम विश का प्रयोग करेंगे। तो बोलिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन अब बन जाएगा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। अब हम आगे देखते हैं, एक छोटा सा हिंट नीचे लिखा गया है। लिखा गया है इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसका इम्फैटिक बनाया जाता है भाई, जोरदार वाक्य, जैसे ओपन द डोर। ये सेंटेंस क्या है? ओपन द डोर। इसका इम्फैटिक क्या होगा? तो इसका इम्फैटिक होगा डू ओपन द डोर। ये सेंटेंस इम्फैटिक है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। डू ओपन द डोर, दरवाजा को जरूर खोलो। तो सर ऐसा सेंटेंस तो आप बता दिए हैं, अगर ऐसा रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे? क्या? इनडायरेक्ट नरेशन। तो ऐसा रहेगा तो देखिए करना कुछ नहीं है, हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं पूर्व नियमानुसार, और ये हम लोग जानते हैं जो एक्स्ट्रा वर्ड डू है इसको हम लोग हटा देंगे। जैसे अगर सेंटेंस रहेगा, जैसे यहां पर लिखा है ही सेड टू मी डू कम टुमारो, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू कम द नेक्स्ट डे, जो डू है उसको हटा दिया गया। या अगर यही होता ही सेड टू मी ओपन द डोर, या अगर यहीं पर लगा दिया गया डू ओपन द डोर, तो हम कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन? तो करना कुछ नहीं है, हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू, ही ऑर्डर्ड मी इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू, और डू को बोलेंगे भैया जाओ तुम्हारा काम आपको जरूरत नहीं है। प्लीज था तुमने रिक्वेस्टेड लगा दिया, ऑर्डर लगा दिया, इसका काम हो गया। अब इसको बोलिए बाय, गुड बाय, और यहां से बना दीजिए ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डू ओपन द डोर। तो बोलिए ऐसा सेंटेंसेस का अगर बनाना होगा इनडायरेक्ट नरेशन, तो बोलिए अब बन जाएगा। एनी डाउट? तो देखिए यही पॉइंट था, हमने आपको ये चीज बताया आज कि इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं। तो इंपरेटिव नरेशन सेड को स्थिति के अनुसार बदल देते हैं, कभी विश में, तो कभी ब्लेस में, तो कभी कर्स में, तो कभी प्रे में। इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगाते हैं, उसके बाद अपने पूर्व नियम को पालन करके बना देते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं मे का प्रयोग नहीं किया गया हो तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम अपने ओर से माइट, ये नहीं कि हम माइट जोड़ रहे हैं, सेड है तो हम मे को पास्ट में बदल रहे हैं और मे को माइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट में मे ही का प्रयोग किया गया हो, और अगर यहाँ पर सेड की जगह आस्क का प्रयोग किया गया हो, अगर आस्क का प्रयोग किया गया हो, तो हम जाहिर सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ प्रे लिखेंगे या सिर्फ और सिर्फ विश लिखेंगे, विश्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। और तीसरा बात हमने बताया कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में इम्फैटिक डू का प्रयोग किया गया हो, थोड़ा सा हम बता देते हैं। इम्फैटिक में 3 वर्ड लगता है। इम्फैटिक में 3 वर्ड लगता है, एक होता है डू, एक होता है डज, और एक होता है डिड। अब क्वेश्चन करिए कि सर जब 3 को लगता है तो खाली डू लगाते हैं, हाई का ये फालतू है, लवारिस है, इसका कोई यूज नहीं है। तो भाई हमने बोला कि हर किसी का यूज अपने अपने टाइम पर होता है, अपने अपने टाइम पर होता है। तो यहां पर डू डज का प्रयोग नहीं होता, डज और डिड का प्रयोग नहीं होता। क्यों? पहला बात, हम कोई भी आदेश देते हैं तो अक्सर वर्तमान को दिखाता है। गो आउट मतलब अभी, ये थोड़ी है कि हम बोलेंगे गो आउट, बाहर जाओ, ठीक है, परसों दिन चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हम बोलेंगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, ठीक है, अभी मूड नहीं कर रहा है, चलिए 2-4 दिन में पानी ला देंगे, ये कोई बात नहीं है।
ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अभी पानी लाओ, तो अभी पानी लाओ, हमने तुरंत का बात किया। इसलिए कोई भी ऑर्डर जो होता है वो प्रेजेंट में रखा जाता है, इसलिए डिड का ऑप्शन खत्म, क्योंकि ऑर्डर पास्ट में नहीं चलता है। अब आप ठीक है सर प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में डज भी तो लगता है, हम डू या डज दोनों लगा सकते हैं। तो याद रखिए कि इम्फैटिक कब हो, इम्परेटिव हो। तो इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता क्या छिपा होता है, यू छिपा होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गो आउट मतलब यू गो आउट, तुम बाहर जाओ, इसमें कर्ता यू छिपा है, इसलिए यू के साथ आधा हिंदुस्तान से अधिक लोग जानते हैं कि सहायक क्रिया क्या लगता है, डू लगता है। यही वजह है कि इंपरेटिव सेंटेंस के इम्फैटिक बनाते समय डज और डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, और सिर्फ किसी भी स्थिति में डू का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें कर्ता यू होता है और अर्थ वर्तमान काल का निकलता है। तो अगर इम्फैटिक सेंटेंस रहेगा तो नरेशन बनाते समय इम्फैटिक डू को सेंटेंस से हटा दिया जाता है, और पूर्व नियम का पालन करते हुए इनडायरेक्ट नरेशन को बना दिया जाता है। बोलिए यहाँ तक, एनी डाउट? तो हमने आपको यहाँ तक बताया। अब एक रह गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी रह गया, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स रह गए हैं, जैसे किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन टैग दे देता है, या किसी सेंटेंस में यस या नो का प्रयोग किया जाता है, किसी सेंटेंस में सर या मैडम का प्रयोग किया जाता है, मतलब कुछ डिफरेंट सेंटेंस का हम क्या करेंगे, आपको नरेशन बताएंगे। तो अगले वीडियो का वेट कीजिएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि जितना वीडियो आपको बनाया जाता है आप उस वीडियो को बार बार देखते रहिए, और किसी के दिमाग में ये हो कि क्लास सभी चारों तरफ खुलने वाला है या खुल गया वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को अगर हमारा मानना है कि आप दोनों पढ़ाई करते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, तो दुनिया से आप बहुत आगे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह। भाई टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिक साइंस खुद बोलता है कि अच्छा इस्तेमाल करोगे तुम्हारे लिए वरदान है, बुरा इस्तेमाल करोगे तुम्हारे लिए अभिशाप है। तो हम उसको ज़रूरत के अनुसार यूज़ करें, सही दिशा में यूज़ करेंगे तो गलत नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप वीडियो को देखते रहिए, पढ़ाई को कवर करते रहिए, और बेहतर से बेहतर परिणाम देने के बारे में सोचिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए कि भाई तुम भी क्या करो, इस वीडियो का फ़ायदा उठाओ, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है इस बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, या आप कोई सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे YouTube पे नए स्टूडेंट पहली बार यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। दैट्स लास्ट।